टारगेट फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने पढ़ा कि इंडियन पॉलिटी के सैलेंट फीचर्स, भारतीय संविधान के सैलेंट फीचर्स क्या क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और दूसरा हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कब से हुई, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक भाग। आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने उन सभी शिक्षकों को, उन सभी साथियों को आज के दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जिन्होंने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में मुझे सिखाया। ज़िंदगी में दोस्तों हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, छोटे हों बड़े हों, सभी जो भी हमें सिखाता है वही हमारा शिक्षक होता है। तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। हमें भारत सरकार अधिनियम 1858 से हम शुरू करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? 1857 के सिपाही विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटेन की सत्ता को, ब्रिटिश संसद को यह लगा, ब्रिटिश सरकार को यह लगा, यह अनुभव हुआ कि अब कंपनी से शासन नहीं चल सकता है। भारतीयों में विद्रोह की भावना, द्वेष की भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और हमें उन्हें कुछ देना होगा। तो वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से लाए और इन्होंने इसे अच्छा अधिनियम का नाम दिया। इन्होंने एक सुधार अधिनियम का इसे नाम दिया। चलिए देखते हैं सुधार अधिनियम कैसे हुआ। रेस करना है, ओके ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के शासन को अच्छा बनाने के नाम से प्रसिद्ध था यह अधिनियम, और इसको ब्रिटिश संसद द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद पारित किया गया। ठीक है। और इस अधिनियम ने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत की जितनी भी उस समय ब्रिटिश भारत कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था, उसके समस्त राजस्व, विधायी और प्रशासन संबंधी सभी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोनों पॉइंट। ठीक है। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत और क्या क्या हुआ देखिए। इसके तहत भारत का जो शासन है वो सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसके बाद उसका नाम दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अब उसका पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया 1858 में। और वायसराय का अर्थ था ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। जो ब्रिटिश ताज ब्रिटेन में है, लंदन में है, उसका जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रतिनिधि है वो यहाँ पर भारत में शासन कर रहा है, ब्रिटिश ताज के अंडर में, ब्रिटिश ताज के कंट्रोल में, ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बन के। ठीक है। और भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और इस अधिनियम ने क्या किया? इस अधिनियम ने जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड बना हुआ था, उसे समाप्त कर दिया। अच्छा, लंदन में नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिया, तो भारत में जो सरकार, जो शासन चल रहा है, उसका नियंत्रण किसके पास रहेगा? उसे कौन देखेगा? तो इसके लिए एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। इसके लिए क्या किया गया? एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया, जिसका क्या था, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी, यानी कि भारतीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण उसे दे दिया गया। ठीक है। और यह जो भारत सचिव होता था, या कौन होता था? या ब्रिटिश कैबिनेट का कोई सदस्य होता था। जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट में हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह जो ब्रिटिश कैबिनेट का सचिव था, जिसे भारत सचिव का दर्जा दिया गया, वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। अभी भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, और जिसका सदस्य, वही परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? भारत सचिव। जिसकी सहायता के लिए सलाहकार परिषद बनी है, वही उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है। और इसमें क्या किया गया? भारत सचिव परिषद का गठन तो किया गया, और यह एक निगमित निकाय थी। कैसी निकाय थी? यह निगमित निकाय थी, निगम के आधार पर बनी हुई निगमित निकाय थी। और इसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था।
लेकिन यह पूर्णतः संप्रभु नहीं थी, इसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था, इसे भी चैलेंज किया जा सकता था। ठीक है, 1858 का मुख्य उद्देश्य इनका क्या था? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिक्षण हो सके और नियंत्रण हो सके। लेकिन भारत में जिस तरह की शासन व्यवस्था चल रही थी, गवर्नर्स थे प्रांतों में, उसके बाद जो भी शासन व्यवस्था चल रही थी उसमें इन्होंने कोई भी छिड़खानी नहीं की, कोई भी बदलाव नहीं किए। यह एक विशेष पॉइंट है कि इन्होंने भारत में प्रचलित शासन व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं किए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, भारत परिषद अधिनियम 3 आए हैं, 1861 का, 1892 और 1909। तीनों में बहुत कुछ ऐसा है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल किए गए, मतदान का अधिकार मिला, सांप्रदायिक क्षेत्र आधार पर मतदान का बंटवारा हुआ। तो 1861, 1892, 1909 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो आप 1861 का भारतीय संविधान अधिनियम देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम, यह भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके द्वारा कानून बनाने में सहयोग के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, जैसे वायसराय अब कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में शामिल कर सकता था, और ये जो है कैसे होते हैं, या गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 शामिल किए गए थे 1862 में। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय थे भारत के, ब्रिटिश भारत के, उन्होंने 3 भारतीयों को शामिल किया, जिनमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन्हें अपनी विधान परिषद में इन्होंने मनोनीत किया था। किसको मनोनीत किया था? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राय को। ठीक है, अभी इस अधिनियम के तहत फिर से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। देखिए, हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने क्या पढ़ा था कि यह केंद्रीकरण की शुरुआत थी। जो मद्रास के और बम्बई के गवर्नर्स थे, उनकी समस्त विधायी शक्तियों को छीन के सारी शक्तियां बंगाल के गवर्नर जनरल को उस समय दे दी गई थी। पर यहाँ 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या किया गया? विकेंद्रीकरण की फिर से शुरुआत की गई। ठीक है, इसने अपनी विधायी शक्तियाँ धीरे धीरे दे दी, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ फिर से वापस कर दी गई। और ये जो धीरे धीरे करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, यह अपने चरम पे 1937 तक पहुंची, जब प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई थी। 1937 में संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हुई, स्वतंत्रता नहीं हासिल हुई, लेकिन स्वायत्ता हासिल हो गई थी। काफ़ी हद तक वो अपने लिए विधि निर्माण कर सकते थे, कानून बना सकते थे, चला सकते थे अपने हिसाब से। इलेक्शंस भी हुए थे कई राज्यों में, तो उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। वह एक इतिहास का पार्ट है, आधुनिक इतिहास का, जिसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको जानना ज़रूरी होगा, पर आपके एग्ज़ाम्स के लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में जब प्रांतों को दिया गया, उसके बाद कुछ और प्रांत भी यहाँ बने, नए प्रांत, जैसे अभी मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तो आप जान ही रहे थे, आगरा प्रांत। फिर 1862 में बंगाल पूरा अलग ही प्रांत, जो विधान परिषद का गठन हुआ। 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर 1866 में, और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का भी गठन कर दिया गया। ठीक है, और यहीं पे लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली का आरंभ किया, जो जैसे उनकी परिषद में जितने लोग थे, सदस्य थे, उनको सरकारी विभागों का अध्यक्ष बनाया गया, सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया। जैसे आज हम मंत्रिमंडलीय समिति देखते हैं, इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। किसी को गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो दिया गया, किसी रक्षा मंत्रालय का पोर्टफोलियो दिया गया। तो इसी तरह सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ, एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया। और इसी में प्रथम बार ऐसा हुआ कि वायसराय आपातकाल में काउंसिल की संतुष्टि के बिना भी, मतलब काउंसिल की अनुमति के बिना भी अध्यादेश पारित कर सकता था, और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत का राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है विशेष परिस्थितियों में, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, ये आगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, पर आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा आप लोग भी मेहनत करें। अब आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो 1861 में शुरू किया गया, परिषद में भारतीय सदस्यों को वायसराय को नामांकित करने की शक्ति दी गई। 3 भारतीयों को नामांकित किया वायसराय ने। ये गैर सरकारी सदस्य कहलाए। अब इन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विधान परिषद में इन्हें अतिरिक्त सदस्य बोलते थे। गैर सरकारी सदस्य केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषद आपको पता है कब कब गठन हुआ, और केंद्रीय विधान परिषद दोनों में बढ़ाया गया। हालांकि जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का था। सरकारी सदस्य यानी जो सरकार के थे, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन में आते थे, उनका था। भारतीयों का कोई बहुमत नहीं था, पर इनकी संख्या बढ़ाई गई। और इनकी संख्या बढ़ाने के साथ जो विधान परिषद थे, विधान परिषद बजट जो पेश होता था वो बजट पे बहस कर सकते थे, और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन्हें अधिकृत कर दिया गया था। ठीक है। अभी गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कुछ निश्चित निकायों से होता था। या निश्चित निकाय कौन कौन से होते थे? ठीक है, जैसे आपका जिला परिषद हो गया, नगर पालिका, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनकी सिफारिशों पे गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन होता था। मतलब कोई प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता था, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया, पर चुनाव शब्द कोई यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है। इसमें सिफारिश के आधार पर नामांकन किया जाता था। सिफारिश किससे किससे? जिला परिषद, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिला परिषद से सिफारिश ले ली। ठीक है। और विश्वविद्यालय की सिफारिश। ठीक है। और किससे सिफारिश ले ली? व्यापार संघ से। देखिए ये सब क्या होता था, ये सब महत्वपूर्ण समय संस्थान थे, तो इनके लिए जाते थे। ज़मींदारों से सिफारिश ले ली गई। ज़मींदारों ने किसको नामांकन करने के लिए सिफारिश किया? और बहुत महत्वपूर्ण है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सिफारिश ले ली गई। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी समझ गए आप प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में बढ़ाए गए सदस्य। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909। 3 परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। अभी आपको बताया राज्य सचिव का पद 1858 में गठित हुआ था। और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। वायसराय अर्थात ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। तो इन दोनों के नाम को मिला के इसे मार्ले मिंटो सुधार भी जाना जाता है। लिखा है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले, भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो। ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो केंद्रीय परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 1892 तक 16 हो गई थी। अब केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से और बढ़ा के कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। अब जो गैर सरकारी सदस्य थे केंद्रीय परिषद में, माफ़ कीजिएगा, जो केंद्रीय परिषद में कुल सदस्य थे उनकी संख्या 60 कर दी गई। लेकिन बहुमत अभी भी सरकारी था। जो सरकारी सदस्य थे उन्हीं के बहुमत था, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं था। हालांकि प्रांतों में कुछ अलग हुआ। प्रांतों की जो परिषद थी, प्रांतों की विधान परिषदों में संख्या सामान्य थी। कुछ प्रांतों की विधान परिषद छोटी थी, कुछ की बड़ी थी, लेकिन उसमें भी संख्या बढ़ाई गई। और उसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई। बहुत बड़ी बात हुई है, वहाँ पर बहुमत की अनुमति गैर सरकारी सदस्यों को दी गई। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ और क्या क्या मिला वहाँ पर हमें? यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने की अनुमति मिली। 1892 में भी दिया गया था, बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। गैर सरकारी सदस्यों ने बजट पर बहस किया, कुछ कहा, कार्यपालिका ने उसका जवाब दे दिया कि हाँ भाई ऐसे हो रहा है, उसके बाद आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अभी यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की, बजट पर संकल्प रखने की शक्ति दी गई। और ठीक है, इससे इनकी थोड़ी शक्ति बढ़ी। ठीक है। इसी अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा, ये विधि सदस्य बने थे, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अब जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी ये सरकारी, इसके सदस्य सरकारी होते थे। ठीक है। अब इसके प्रथम भारतीय सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो विधि सदस्य के रूप में नामांकित किए गए। ठीक है। अब यहाँ पर खास तौर से देखने वाली बात है, ये बहुत
महत्वपूर्ण पॉइंट है 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, ये यहाँ से शुरुआत हुई भारत बांटो और शासन करो की नीति का। भारत में बांटा गया पूरी तरह से, एक बीज यहाँ बोया गया जिसकी परिणति 1947 के विभाजन के फलस्वरूप हुई। तो इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और इसीलिए लॉर्ड मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो उस समय इंग्लैंड भारत के वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। नोट कर लीजिए, सांप्रदायिक निर्वाचन, माफ़ कीजिएगा लिखने में थोड़ा सा नहीं सही आ रहा है, का जनक। ठीक है, ये इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसने और भी क्या किया था, जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था। ठीक, अब हम आज के आते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919। भारतीय शासन अधिनियम 1919 क्या था, या इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, अच्छा इसको लाने के पीछे एक रीज़न भी था। 20 अगस्त 1917, डेट एक नोट कर लीजिएगा आप लोग, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया था कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ठीक है, तो भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये भारतीय शासन अधिनियम लाया गया। इसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार ने कब किया था, पहली बार 20 अगस्त 1917 में। ठीक है, और यह लागू कब हुआ, भारतीय शासन अधिनियम 1919, ये 1921 से लागू हुआ। ठीक है, अच्छा इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को सूचीबद्ध किया। इतना आसान नहीं था, दोनों विषयों को पहचान की गई, अलग किया गया, और राज्यों पर, जो राज्य बने हुए थे, जो प्रांत थे, उन पर केंद्रीय नियंत्रण बहुत कम किया गया, केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद अलग अलग थे, उन्हें अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन जो सरकार का ढांचा था वो केंद्रीय था, एकात्मक था, कोई संघवाद नहीं था। ठीक है, एक केंद्रीय विधान परिषद थी और प्रांतीय विधान परिषद थी। आगे इसने फिर क्या किया, जो प्रांतीय विषय थे इसको पुनः इन्होंने दो भागों में हस्तांतरित किया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित, दो भागों में विभाजित किया। जो हस्तांतरित विषय होते थे उस पर गवर्नर का शासन होता था और उस कार्य में वो मंत्रियों की सहायता लेता था, और वो मंत्री कौन होते थे, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे प्रांतों में। और जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर की जो कार्यपालिका परिषद होती थी उसकी सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। कार्यपालिका परिषद कुछ भी करे, विधान परिषद से प्रति जवाबदेह उसकी नहीं थी। ठीक है, कार्यपालिका परिषद अलग अलग थी उनकी। शासन की इसी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। इसका यूनानी शब्द होता है डायरकी, लेकिन यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। ठीक है, लेकिन इसने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का आरंभ किया। ठीक है, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा का गठन इसी के बाद किया गया। हमने आज़ादी के बाद अपने संविधान में राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया, वह इसी आधार पर किया था। ठीक है, और इसमें एक और सुधार किया गया जो आप नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या किया गया, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे। उन 6 सदस्यों में से एक पद था कमांडर इन चीफ, जो सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ। उस पद को छोड़ के बाकी जो 5 पद बचे, उन 5 पदों में से 3 सदस्य भारतीय होने आवश्यक कर दिए गए। इसने जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन था, जो अभी तक सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, उसे बढ़ा के सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग कर दिया गया। ठीक है, और इस कानून ने जो मताधिकार दिया, प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया, मताधिकार दिया, बहुत ही सीमित तौर पे दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में, यानी जिनके पास जो अकूत संपत्ति है, कर देते हैं या बहुत शिक्षित लोग हैं, शिक्षित हैं,
उन्हीं के आधार पे उनको मतदान का अधिकार दिया गया। आज हमें मतदान का अधिकार कैसा दिया गया है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। हमने आपको बताया था भारतीय संविधान की विशेषताओं में सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया। आज की डेट में जो भी 18 साल के ऊपर भारतीय नागरिक हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, कुछ और कंडीशंस हैं नहीं देने की, वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे जब वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, इसने क्या किया? 1926 में इस कानून के तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार इसी के तहत किया गया और इसने केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को बोला गया कि आप अपना बजट खुद बनाइए। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अब इसी भारतीय शासन अधिनियम की जांच करने के लिए 1919 की जांच करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसे 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन 10 वर्ष से पूर्व भी ब्रिटिश संसद ने एक साइमन आयोग का गठन कर दिया 1927 में। साइमन आयोग, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, 1927 में गठन हुआ था इसका। इसका गठन कब हुआ था? आप लोग साइमन कमीशन गो बैक काफ़ी सुने हैं। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से इतना पीटा है कि उनकी दुखद मृत्यु हो गई। परंतु यह साइमन कमीशन क्यों आया था? भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 में लाया गया, 1921 में भारत में लागू हुआ, इसके तहत कितना सुधार हुआ है, किस चीज़ सुधरी है, इसी के लिए साइमन कमीशन की गठन किया गया। यह सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग था। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, कोई भारतीय था नहीं, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये भी आप नोट करिएगा। ठीक है, जिसमें द्वैध शासन प्रणाली जारी रखने, राज्यों में सरकारों का विस्तार करने और ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जितनी भी थी सबको जारी रखने की सिफारिश की। ठीक है, इसी के जो प्रस्ताव थे उसी पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए, जो आप इतिहास में पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास के सिलेबस का हिस्सा है तीनों गोलमेज सम्मेलन। और संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र जारी किया गया, एक दस्तावेज जारी किया गया और कुछ संशोधनों को करने के साथ ही भारतीय परिषद अधिनियम 1935 भारत में लाया गया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह एक विस्तृत अधिनियम था। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठन के लिए शुरुआत यहीं से हुई। भारतीय संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हूबहू लिए गए हैं। यह एक बहुत बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थीं। अधिनियम की विशेषताएं क्या थीं? अधिनियम की विशेषताएं यह थीं कि इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया। अखिल भारतीय संघ जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। हालांकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया और यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आई ही नहीं। ठीक है, इसमें शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? इसमें 3 सूचियाँ बनाई गई, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 और समवर्ती विषय में 36 विषय दिए गए। ठीक है, और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वो वायसराय को ही दी गई। आगे आते हैं। इसने क्या किया? प्रांतों में द्वैध व्यवस्था को समाप्त करके स्वायत्त शासन का प्रारंभ कर दिया गया, शुभारंभ किया स्वायत्तता का। राज्य अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन कर सकते थे। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी कि गवर्नर जो है, गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और कब तक चली? 1939 तक चली। 1937 से 1939 तक चली यह व्यवस्था। ठीक है, इसने केंद्र में अब द्वैध शासन, अभी राज्यों से द्वैध शासन समाप्त किया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी, जिसका विषय हुआ कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। लेकिन यह प्रावधान भी कभी इन्होंने लागू नहीं किया। ठीक है, इसने और बढ़ाया, अभी दलित जातियों, मजदूरों और महिलाओं के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अब और विस्तार हो गया। यह अपने चरम पे पहुंच चुकी थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। ठीक है, इसने 11 राज्यों में, कुल 11 राज्यों में 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधान व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसमें कौन कौन से आप नोट कर लीजिएगा? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार,
बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, इसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों बनी थी। लेकिन इन पर कई तरह के प्रतिबंध थे जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसने एक और काम किया, भारतीय रिजर्व बैंक और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय प्रांतीय एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, और इसने 1858 में भारत संसद अधिनियम 1858 में जो भारत परिषद बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था, उसको समाप्त करके भारत सचिव को सलाहकारों की टीम दे दी गई। ठीक है, भारत परिषद को समाप्त करके इसको भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम मिल गई, और इसने मताधिकार का विस्तार कर दिया। अब मताधिकार लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला था। सोच लीजिए कितने कम लोगों को उस समय मताधिकार का प्रयोग मिला हुआ था, मात्र 10% लोगों को। ठीक है, और इसने अभी आपको बताया संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी, प्रांतीय लोक सेवा और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब आगे आते हैं जो मोस्ट अवेटेड है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 तारीख याद रखिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत 30 जून 1947 तक स्वतंत्र हो जाएगा, ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और सत्ता को उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा। हालांकि इस घोषणा पे मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, उसने कहा भारत विभाजन करो, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को फिर से स्पष्ट किया है कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक विभाजन की योजना पेश की, जिसके तहत ये स्पष्ट किया गया कि जो भी यह संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा को जो भी क्षेत्र स्वीकार नहीं करेंगे वहाँ लागू नहीं होगा। और 3 जून 1947 को इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, और इस तरह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया और उसे लागू किया गया। अभी इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको इतिहास में मिलेंगी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त किया और 15 अगस्त 1947 से इसे स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, और भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र डोमिनियन, पहले 2 डोमिनियन बनाए गए, एक संप्रभु राष्ट्र भारत और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान, और इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। हालांकि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अभी तक ये सदस्य हैं, कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। हम लोग कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं, आप ये देखते होंगे, कॉमनवेल्थ की समिट्स होती हैं। तो इसने वायसराय का पद समाप्त किया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। ठीक है, और जो नया राष्ट्रीय जो कैबिनेट बनी, भारत की कैबिनेट और पाकिस्तान की कैबिनेट, उनकी सिफारिशों पे ब्रिटेन के ताज को करनी थी गवर्नर जनरल के पद पे नियुक्ति। ठीक है, अब ब्रिटेन की सरकार का यहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं था। संविधान सभाओं को अपने देशों को संविधान बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, वो ब्रिटिश कानून को कभी भी समाप्त कर सकती थी, निरस्त कर सकती थी। अब हम इसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ, उसके लिए वो कैसे गठन हुआ, उसमें क्या क्या कार्य हुए, किस प्रकार बना हमारा संविधान, उसमें जो समितियां बनी उसके सदस्य कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन सदस्य था, कौन कौन अध्यक्ष था, इस विषय में हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इन फ्री क्लासेस का पूरा आप लाभ उठाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स में लिखने के योग्य बन सकते हैं। बस आप एक कॉपी उठाइए और नोट्स ज़रूर बनाइए। हमने अपने अनुभवों से सीखा है, इसीलिए आपको भी बता रहे हैं कि सिर्फ आप पढ़ के, आप स्क्रीनशॉट लेके या यूट्यूब पे देख के आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप अपनी कॉपी उठाइए और नोट जरूर करिए, जो भी आपको लिख के दिया गया है ये अवश्य नोट करिए। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसी के साथ आज का विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।